फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो है जो एंडिंग की थी वो की थी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल तक। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो हमारी जाति पाति थी जो ऊंच नीच थी, तो उनका चलन बढ़ गया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है वो इन सबके जो जाति पाति छुआछूत इन सब के उन्मूलन के लिए इस धर्म का जो है उदय हुआ। और बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, जिसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखो जैन और बौद्ध धर्म में आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, उसमें क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। ठीक, बहुत रेयर चांस है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पुटअप हो, और इतना समय बचा नहीं है, तो स्किप करिए और यहाँ आइए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, चांसेस पूरी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, अब वो 16 जनपद कौन कौन से हैं, उनमें से जो प्रमुख जनपद है, ठीक, वो मिलान करने के लिए आएंगे और आए भी हैं 2019 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक, जैसे कुरु, ठीक, कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक, पांचाल की अहिच्छत्र, कौशल की साकेत या श्रावस्ती, मल की कुशिनारा या पावा। ठीक, कुशिनारा और पावा, अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली, मत्स्य की विराटनगर, अश्मक की पोटन या पोटली। ठीक, वैशाली, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, जो वैशाली था बुद्ध काल का सबसे बड़ा तो शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली। ठीक, और जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी ना वो वैशाली गणराज्य से ही स्टार्ट हुई थी। इस चीज को रिमेंबर रखना है। 16 महाजनपदों में से जो बहुत इंपॉर्टेंट जो जनपद है वो ये है कि राजधानी सहित हम लोगों को जो है वो पढ़ने याद करने, एक बार बता देता हूँ। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिच्छत्र, कौशल की साकेत, मल की कुशिनारा, अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली, मत्स्य की विराटनगर, अश्मक की पोटन। और ये एक थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट है कि वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, अब हम बात करेंगे मौर्य काल की। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे मौर्य काल से। मौर्य काल और गुप्त काल, ये मान के चलिए कि प्राचीन भारत में जो क्वेश्चन पुटअप होगा तो उसमें से जो मैक्सिमम पार्ट है वो यही से पुटअप होगा, जैसे प्रशासन की व्यवस्था से और इनके जो, अब मैं समझाता हूँ आपको मौर्य काल से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान समझना। ठीक है, एक तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि जैसे मौर्य काल है तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जो आपका नंद वंश था, ठीक, उसके जो अंतिम जो सम्राट थे तो घनानंद, उनको हरा के जो है उस वंश को खत्म किया था और अपना मौर्य वंश शुरू किया था। ठीक है, तो मगध की गद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठे थे और इन्होंने जो जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की जो है दीक्षा ली थी और अपना अंतिम समय श्रवणबेल बोला जो कर्नाटक में है वहां व्यतीत किया था। उसके बाद मेगस्थनीज, ठीक, जो इनके समय का दार्शनिक था, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका। ठीक, और एक चीज और है, जो कौटिल्य थे, कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ध्यान रखना। ठीक, चाणक्य। अब अशोक ने, अब इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, ठीक, उनका नाम क्या था, बिंदुसार। ठीक, उनके जो पुत्र थे सुशील और अशोका, तो उसमें से जो अशोक थे उन्होंने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग का आक्रमण किया था। तो कलिंग युद्ध आपको बहुत ही फेमस युद्ध है, ठीक, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। तो अपने जो राज्याभिषेक था उसके 8वें वर्ष, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, और उसके बाद इनका हृदय परिवर्तित हुआ था। तो उनके जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संमित्रा, तो इन्होंने क्या किया था, इनके माध्यम से अपनी जगह जगह अभिलेख जो है खुदवाए थे, श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र पुत्रियों को, और इन अभिलेखों के माध्यम से ये दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे, एक प्यार का संदेश देना चाहते थे, ठीक, समानुभाव का संदेश देना चाहते थे, एक समानुभाव की भावना का संदेश देना चाहते थे, ठीक, कि सब व्यक्ति समान है और दूसरों का दर्द भी अपना दर्द है। तो इनका इस तरीके से हृदय परिवर्तित हुआ था। अब हम समझेंगे इनके जो शिलालेख है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। जैसे इनका जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा के बारे में है। दूसरा शिलालेख था तो मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, तीसरे शिलालेख में इन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि हर 5वें वर्ष हमारे राज्य का दौरा किया जाए, जो जो समस्याएं हैं जनता की उन समस्याओं से निजात पाया जाए। ठीक, उनका एक पूरा ब्यौरा मुझे सौंपा जाए, उसके बाद उसका निराकरण होगा। ठीक है, उसके बाद 5वां भी एक इंपॉर्टेंट है, इसमें धर्म महामात्र की नियुक्ति के इन्होंने आदेश दिए थे। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, आया भी था। 12वां जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जो इसमें बात की गई है।
उसके बाद जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। दूसरा पड़ोसी राजाओं का वर्णन है, जैसे चोल, चेर, पांड्य, ठीक, तो इनके बारे में भी बताया गया है 13वें शिलालेख में। उसके बाद जो 11वां है, ठीक, 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं जिन्हें हमें याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जब घनानंद को हराया था उसके लिए इन्होंने मदद ली थी, ठीक, कश्मीर के एक राजा थे प्रवर्तक, ठीक, उनकी इन्होंने मदद ली थी, तो उसका ध्यान रखना। उसके बाद अशोक के सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक, लेकिन 2 अभिलेख ऐसे हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं, जो शाहबाजगढ़ी और मानसेगरा का जो अभिलेख है, ठीक है। उसके बाद 2 अभिलेख ऐसे हैं मस्की और गुजरात, जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है लेकिन व्यक्तिगत उल्लेख है, ठीक, आ सकता है क्वेश्चन भी। उसके बाद अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो लुम्बिनी अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान, एक्चुअली इनका जो जन्म हुआ था, जो महात्मा बुद्ध का, वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो हुआ क्या कि अशोक ने वहीं का दौरा किया अपनी धम्म यात्रा के दौरान, और भू राजस्व की दर जो पहले ज्यादा थी 1/6 थी, उसको 1/8 कर दिया, घटा दिया गया, ठीक, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। जो बौद्ध संगीति हुई थी 4, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो अजात शत्रु के समय में थी 483 से पूर्व के लगभग, फिर कालाशोक के समय में, फिर अशोक के समय में। तो बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे अशोक, ठीक, और तीसरी बौद्ध संगीति में इन्होंने कराई थी, है ना। तो और ये महात्मा बुद्ध को बहुत मानते थे, उनका अनुसरण करते थे। तो उनका जो पैतृक स्थान था लुम्बिनी, इन्होंने वहां की यात्रा की थी, धम्म यात्रा, और उसके दौरान जो भू राजस्व की दर थी, जिसको बलि बोलते थे, उसको 1/6 से 1/8 कर दिया था। उसके बाद जो प्रशासन की इकाई थी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सबसे छोटी जो इकाई प्रशासन की थी वो ग्राम थी, फिर विषय, फिर प्रांत और फिर राष्ट्र। जैसे आरओ के पेपर में क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, ठीक, वो क्वेश्चन था गुप्त काल का, जिसमें प्रशासन की इकाइयों के बारे में दिया गया था, और प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी वहां मुक्ति थी, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ राष्ट्र है ना, ग्राम, विषय, प्रांत और राष्ट्र। राष्ट्र का अधिपति राष्ट्रीय, ठीक, ग्राम का ग्राम नहीं, विषय का विषयपति, वो तो बहुत सिंपल है। उसके बाद जो नगर का प्रशासन था वो 3 सदस्यों का मंडल करता था, ठीक, 6 समिति बनी हुई थी, हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो आ जाते हैं इस काल से, एग्रोनोमी, मार्ग निर्माण अधिकारी, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, और सन्निधाता, राज्य के कोष का अध्यक्ष। ये कुछ इंपोर्टेंट अधिकारी हैं जो आ जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रमुख अभिलेख है, मैं आपको बता देता हूँ। कौशाम्बी का अभिलेख है अशोक के समय का, लेकिन जो अकबर था, अकबर मुगल काल का, ठीक, वो इस अभिलेख को इलाहाबाद ले आया था अपने किले में, ठीक। दूसरा क्या है, दिल्ली का अभिलेख था, ठीक, सॉरी, टोपरा का जो अभिलेख था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा, तुगलक वंश का जो फिरोज शाह तुगलक था उसके द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना। और एक चीज और, भू राजस्व की दर जो थी इस समय में वो 1/4 से 1/6 थी। और दूसरा ये है कि इस समय का जो एक न्यायालय का जो प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक, जो न्याय करता था, उसको रज्जुत बोलते थे। तो गुप्त मौर्य काल, मैं मानता हूँ कि यहाँ तक ये तो पढ़ ही लेना आप लोग, ठीक। उसके अलावा अगर कुछ भी फैक्ट रहे होंगे लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा मैं, जब मैं PYQ की एक वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। फिलहाल मौर्य काल में ये छोड़ना नहीं है, इसे नोट करते जाओ, इसमें से क्वेश्चन पुट अप होंगे। धन्यवाद।